हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपकी मैथ की क्लास नंबर सेकंड। देखिए, जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपके मैथ के अंदर पूछे जाते हैं उनको मैं इन क्लास के माध्यम से आपको करा रहा हूं। और बड़ा ही आसान आता है आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर जो आपका मैथ पूछा जाता है, जो आपकी डेली क्लास में लेकर आता हूं। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट लेकर आता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ। और मैथ जो आपके एग्जाम में आता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि जीन प्याजे का मैथ लिखा हुआ है, ये टॉपिक है बेसिकली। ठीक है, वैसे बेसिकली इसके अंदर आपको पूरा मैथ देखने को मिलेगा। तो जो मैथ में लेकर आता हूं उसमें आपको कंटेंट भी देखने को मिलता है और आपको पेडागोजी का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। यानी कि आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं और साथ के साथ आपको पेडागोजी के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको दोनों चीजें ही मैं आपको कवर कराता चलता हूं। आपके पेडागोजी के भी कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं और जो आपके न्यूमेरिकल है वो भी आपके क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, तो बड़े ही इंपॉर्टेंट आपकी ये क्लास होती है जो मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूं। आज आपकी सेकंड क्लास है। ठीक, ये मिसप्रिंट हो गया है गलती से, ये टाइपिंग वाले ने गलती से मिसप्रिंट कर दिया। आज आपका टॉपिक नहीं है, आज आपकी एक क्लास नंबर सेकंड है। आज आपकी मैथ की क्लास नंबर ये सेकंड है। इससे पहले मैं क्लास फर्स्ट ले चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैथ के लिए आपको क्या पढ़ना है। एक बार दोबारा बता देता हूं, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ आपको पता है क्या पढ़ना है। सीटेट के एग्जाम में जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको पढ़ लेना। उसके अलावा एक्स वाई जेड कुछ नहीं पढ़ना और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेना। उससे बाहर आपका मैथ कहीं नहीं जाएगा। जो मैंने आपको अपने नोट्स दे रखे हैं उसके अंदर आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगभग मिल जाएंगे। और आपके ऑनलाइन पेपर तक जो हुए थे, ठीक है, जो आपका एग्जाम आपका मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था 2011 से लेकर मल्टीपल शिफ्ट तक का, उनको लगा लेना। और उसमें सॉल्यूशन भी मैंने ज्यादातर अपने दिए हुए हैं, आपको किताबी लैंग्वेज के बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उससे बाहर आपको मैथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे पेडागोजी हो। इसको कर लेना, आपके लिए काफी रहेगा। ठीक, तो चलिए करते हैं मैथ की शुरुआत। इसको भूल जाना, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। अब आप लोग कहोगे सर जीन प्याजे तो सीडीपी के अंदर देखने को मिलता है। भाई जीन प्याज आपके सीडीपी के अंदर आते हैं, जीन प्याज आपके मैथ के भी अंदर आते हैं और जीन प्याज आपके लैंग्वेज के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो आपके नोट्स रहते हैं वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, चाहे आपका पेपर कोई सा भी हो। देखिए, पहले मैं आपको जीन प्याजे से संबंधित चीज बता देता हूं। इनके ऊपर मैं पूरा टॉपिक बता चुका हूं। जो जीन प्याजे का सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी। अपने सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या बात बताई थी, एक्स वाई जेड सारी चीज आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार के देख लिया करो, जो भी आपको टॉपिक चाहिए, जो भी क्लास आपको चाहिए। बट मैथ के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने क्या बात कही थी वो आपको बताता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर के ऊपर लेकर चलूंगा। ठीक है, ये टॉपिक नहीं है, बेसिकली क्लास है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया शुरुआत में। अब देखिए, जीन प्याजे ने शुरुआत में क्या कही थी उसके बारे में देखते हैं। प्याजे ने कहा था कि बच्चा जो सबसे पहले होता है वो नंबर्स का कंजर्वेशन करता है, नंबर्स के बारे में जानता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में हमने जानना शुरू करा, आप लोगों ने, हम लोगों ने। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे ही जाना। नंबर्स के बाद हम लोगों ने लेंथ यानी लंबाई के बारे में हम लोगों ने जाना कि इसकी लंबाई इतनी है। ठीक है, ये जैसे उंगलियों के बारे में जाना, ये सबसे ये वाली छोटी है, ये इससे बड़ी है, फिर ये इससे बड़ी है, इससे बड़ी है। लंबाई के बाद हमने वेट के बारे में जानना शुरू करा, यानी जो बच्चा होता है वो वेट के बारे में जानना शुरू करता है। देन वेट के बाद फिर वो वॉल्यूम के बारे में जानना स्टार्ट करता है। तो जीन प्याजे ने जो अपने कंसेप्ट बताए मैथ्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने सबसे पहली चीज महत्व दिया है नंबर्स को, कि बच्चा पहले नंबर्स के बारे में कंजर्वेशन करता है, देन उसके बाद लेंथ के बारे में, देन उसके बाद वेट के बारे में, देन उसके बाद वो वॉल्यूम का कंजर्वेशन करना सीखता है। अब आपके मैथ के एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई कई बारी वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो बच्चा कंजर्वेशन स्टार्ट करता है वेट का, वो किसके बाद करता है। तो आपको पता होना चाहिए वेट का कंजर्वेशन वो लेंथ के और नंबर्स के बाद करता है। आप लोग जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, आप लोग देखोगे कई क्वेश्चन यहां से पूछे हुए। ठीक है, तो ध्यान रखना जीन प्याजे की ये वाली बात, आप लोग समझ गए। NLWV इनको याद कर लेना, नंबर, वेट, नंबर, लेंथ, वेट और आपका वॉल्यूम, इसको याद कर लेना। पहली चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज है जीन प्याजे से संबंधित जो आपका प्रोपोर्शनल रीजनिंग होती है, इसका कंसेप्ट भी आपके जीन प्याजे ने दिया। प्रोपोर्शनल रीजनिंग का यूज बेसिकली होता है आपका रेशियो में, जो भी आपकी रेशियो होती है। ठीक, जैसे आप लोग रेशियो का यूज करते हो, मान लीजिए 8:4 या 2:6, तो रेशियो या रेशियो से जुड़ी जितनी भी चीजें होती है जो बच्चा यूज करता है, तो उसमें आपका प्रोपोर्शनल रीजनिंग का यूज होता है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट भी आपका जीन प्याजे ने दिया, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके अलावा जीन प्याजे ने मैथ्स के संबंध में और क्या बात कही थी। मैथ्स के संबंध में जीन प्याजे ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही आपके संख्याओं के बारे में। जो पिछली बार आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके संख्याओं यानी नंबर से संबंधित पूछे गए। वो क्या पूछे गए, वो ये थे नंबर से संबंधित जीन प्याजे के स्टेटमेंट पूछे गए।
जीन पियाजे का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट ये पूछा गया, जो संख्याएं होती है यानी जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके लॉजिको मैथमेटिक्स यानी जो लॉजिकल मैथमेटिक्स होती है तो उसके ज्ञान में आती है जो नंबर्स होती है, क्योंकि संख्याएं वे संबंध होती है जिनकी रचना बच्चा अपने मन से करता है। ये जीन पियाजे ये वाली बात को कहते हैं। उसके अलावा जीन पियाजे एक बात और कहते हैं कि जो संख्याएं होती है यानी जो नंबर्स होते हैं उन वे बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच में बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण भी होते हैं। कोई भी दो चीज होगी, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए एक वॉच हो गई और एक पेन होगी, इन दो चीजों के बीच में संबंध बना लेगी कि ये दो चीज है, ठीक है। अगर मैं इनको एक साथ रख दूं तो दो चीज, अलग अलग कर दूं तो एक एक चीज है। तो इन दो चीजों के बीच में संबंध बनाने का काम कौन करते हैं? नंबर्स। तो नंबर्स को बड़ी महत्व दिया है, नंबर्स को बड़ी इंपोर्टेंस दिया है। किसने दिया है? आपके जीन पियाजे ने इसको बड़ा महत्व दिया है, ठीक है। और वो कौन कौन से दो होते हैं? आपके ऑर्डर में और हिरार्किकल आपके इंक्लूजन में। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और ये क्वेश्चन काफी पूछा गया आपके ऑनलाइन एग्जाम में। इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग एक बार नजर डाल लिए, ठीक। आज आपके काफी क्वेश्चन आपके क्लास के अंदर, ठीक, इसके ऊपर नजर डाल लिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन सा कथन सही है। अब यहां पर सिंपल आपको क्वेश्चन आपको जीन पियाजे के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना है कि जीन पियाजे ने कौन सा कथन दिया, कौन सा स्टेटमेंट दिया। तो आप लोग अगर देखोगे स्टेटमेंट नंबर 3, ठीक, तो मैं सीधा स्टेटमेंट पर आ रहा हूं क्योंकि पेडागोजिकल क्वेश्चन तो है नहीं, सीधे मुझे 4 ऑप्शन पढ़ने, सीधे ऑप्शन पर आ गया कि जो संख्याएं होती है, नंबर्स होती है, वो तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती है क्योंकि संख्याएं वे संबंध होती है जिनकी रचनाएं बच्चा अपने मन में करता है, जो बात मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी। ये स्टेटमेंट दिया था आपके जीन पियाजे ने। मैंने कहा था जीन पियाजे आपके बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, सीडीपी में आपके जरूर आएंगे, आपकी लैंग्वेज में आपका जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है, और आपके मैथ्स के अंदर भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक। तो आंसर आपका, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आपके जीन पियाजे आपके यहां पर कंप्लीट हुए। जीन पियाजे से जुड़ी जो जो बातें आपके मैथ के अंदर आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको शुरुआत में बता दी, बट वो टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो गया, वो क्लास सेकंड होनी चाहिए थी, वो शुरुआत में जीन पियाजे का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका आ गया न्यूमेरिकल, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज तक शायद सीटेट का कोई भी एग्जाम हुआ हो तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा देखा गया है, क्लास फर्स्ट में भी मैंने कराया हुआ है, तो आप लोग जरूर देखा करो जितनी भी आपकी क्लास है यूट्यूब पर सर्च मारकर। तो क्वेश्चन है आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्ग का परिमाप यानी एक स्क्वायर का पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर है और एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग के आयत तथा आयत के क्षेत्रफलों का अंतर कितना होगा? तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ सोल्व करना शुरू कर दो। चलो सोल्व करना शुरू करते हैं। मैं तो समझाऊंगा, मुझे 2 मिनट फालतू लग सकते हैं, मेरे से पहले सोल्व करो। इसने का एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, ये बन गया मेरा छोटा सा वर्ग। तो वर्ग का परिमाप कितना है? 48 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 4a, ठीक है, कितना बताया था? 4a। तो 4a इजिकल टू कितना है? 48। कितना दिया हुआ है परिमाप? 48 दिया हुआ है। a का मतलब क्या होता है? साइड। तो साइड कितनी निकल कर आ जाएगी? 4 से काट दो इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो a निकल कर आएगी 12, ठीक है। तो a 12 निकल कर आ गई, इसकी सभी साइड इक्वल होती है, तो a 12 निकल कर आ गई। तो a 12 निकल कर आएगी तो एरिया कितना निकल कर आ जाएगा? एरिया क्या होता है? इसका साइड का स्क्वायर होता है, ठीक, क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। तो मेरा जो स्क्वायर था, मेरा जो वर्ग था, उसका मेरा एरिया निकल कर आ गया 144, मेरा एरिया निकल कर आ गया, ठीक है। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया निकल कर आ गया। यहां तक काम खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है भाई, बना देते हैं। ये बन गया छोटा सा आयत और इसका भी परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है? 48। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर फॉर्मूले पता होने चाहिए और बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं, आपको बार बार यही फॉर्मूले रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। तो आपका आयत का यानी रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या, परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी। तो 2l प्लस बी कितना दिया हुआ है? जो आपका वर्ग का दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, ठीक, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद दिया हुआ है आयत की जो लंबाई है यानी जो लेंथ है वो आयत की जो चौड़ाई है उससे 4 सेंटीमीटर अधिक है। अब इसमें बताया हुआ है वर्ग के और आयत के क्षेत्रफलों का अंतर बताना है, तो निकाल लेते हैं भाई, पहले इसको निकाल लेते हैं। 2 और लेंथ कितनी है? लेंथ आपकी यानी जो लंबाई है आयत की चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इसको मैं मान लेता हूं अगर b प्लस 4 मान लू प्लस b, अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूं पूरे को, चलो भाई करो सोल्व। 2b हो जाएगा, b प्लस बी, 2b प्लस 4 इजिकल टू 48, ठीक है।
2 और उसके अलावा इसको तो सीधा ही मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 2 से करेंगे 4b प्लस 4 दूनी 8 इजिकल टू 48। उसके अलावा 4b इजिकल टू 4 उधर 8 उधर जाकर हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो उधर b की वैल्यू मेरी निकल कर आ जाएगी, 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 10। तो b की वैल्यू निकल कर आ गई मेरी 10, यानी ब्रेथ निकल कर आ गई मेरी 10। ठीक, तो ब्रेथ जब निकल कर आ गई मेरी 10 निकल कर आ गई, तो ये कितना दिया हुआ था यहां पर आपका, ये आपका दिया हुआ था लेंथ इससे 4 अधिक है, तो इसमें 4 जोड़ दो, तो 10 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया लेंथ, तो 14 हो गया। ठीक है, ब्रेथ कितनी थी 10, लेंथ कितनी निकली आपकी 14। तो इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो फॉर्मूला होता है। तो 14 इंटू 10, 14 इंटू 10 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये निकल कर आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 144, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकल कर आया 140। और इसने क्या कहा है कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अंतर कर दो। 144 में से 140 अगर मैं घटा दूं तो कितना बचेगा, 4 बचेगा सीधा सा। तो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 4, आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं करा, मुझे सिर्फ स्क्वायर का फॉर्मूला पता था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a पता होता है, मैंने उसकी वैल्यू पुटअप करी तो मेरी साइड निकल कर आ गई। उसके बाद मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता था, साइड का आपका स्क्वायर होता है, तो मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया। उसके बाद मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता था 2l प्लस बी, तो मैंने आपका ना यहां से साइड निकाल ली। साइड निकालने के बाद मैंने एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मैंने एरिया निकाल लिया रेक्टेंगल का, और उसके बाद दोनों को घटा दिया। कुछ लंबा चौड़ा काम तो इसके अंदर नहीं था, सिर्फ वैल्यू को पुटअप करा और अपना आंसर निकाल दिया। सेम काम आपको यही करना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे लिखवा के ले सकते हो। यहां से क्वेश्चन आपका जो आपका स्क्वायर होता है रेक्टेंगल होता है, यहां से जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही दिया आपने। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया वैन हिले, बड़े महत्वपूर्ण, आपके क्लास फर्स्ट भी मैंने कराई थी, उसके अंदर आपके वैन हिले कराए थे। आज आपकी क्लास सेकंड में भी वैन हिले करा रहा हूं, मैसेज देखियो एक बार क्या है उसके अंदर। आज आपकी क्लास सेकंड में भी वैन हिले करा रहा हूं आपके, एक सेकंड को, हाँ अच्छा, आज आपको सेकंड बार भी वैन हिले करा रहा हूं। 2 बार इसलिए करा रहा हूं तो आपको बता सकूं कितना महत्वपूर्ण आपकी वैन हिले की जो थ्योरी है, जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की इनकी थ्योरी है, कि आपके एग्जाम में आनी होती है। ठीक, तो वैन हिले से क्वेश्चन है कि वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही स्टेटमेंट का आपको चयन करना है। अब इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जो स्टूडेंट नए हैं मेरे चैनल पर, अगर उन्होंने वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पर सर्च मार के इसको देख लेना। मैंने वैन हिले की थ्योरी को डिटेल में समझाया हुआ है विद क्वेश्चन आंसर के साथ, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है, इन्होंने बताया था ज्योमेट्री को बच्चा किस प्रकार से सीखता है, इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर बताया था, उसके अंदर इन्होंने स्टेजेज बताई थी, उनके फिर नाम भी बताए थे। ठीक है, तो इसमें इनके जो स्टेटमेंट दिए हुए उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहली चीज उन्होंने दी हुई है कि विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट बेसिक लेवल, बिल्कुल सही बात है। जो उन्होंने अपने लेवल बताए थे उसमें पहला लेवल जो होता है आपका, उसमें होता है आपका विजुअलाइजेशन, जिसको चाक्षुषीकरण कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें बताया था कि डिडक्शन लेवल कम्स बिफोर एनालिसिस लेवल, गलत। डिडक्शन लेवल आपका एनालिसिस लेवल के बाद नहीं आता, एनालिसिस लेवल आपका दूसरे नंबर पर आता है, उसके बाद आपका डिडक्शन लेवल आता है, तो आपका गलत हो जाएगा। रिलेशनशिप लेवल कम्स आफ्टर एनालिसिस लेवल, ये आपका सी हो जाएगा, यानी ए और सी आपका सही है। क्या है आपका ए और सी, आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ये आपका वैन हिले की थ्योरी के अकॉर्डिंग है, पूरी की पूरी बहुत बड़ी थ्योरी है, आप लोग जाके यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना, वरना मैंने अपने नोट्स के अंदर तो सब चीजें डाली हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है उसके ऊपर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, खोलो अपनी कॉपी और पेन को और करो सोल्व इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बगीचे में कंगारुओं के 48 फुट मार्क्स है, यानी पद चिन्ह है, कितने कंगारुओं के, कितने कंगारुओं के है 48, ठीक है, और आपके खरगोशों के है 12, खरगोशों के कितने हैं, खरगोशों के है 12 पद चिन्ह है, और एक बत्तख के है 40, बत्तख के कितने हैं आपके 40 पद चिन्ह है। तो बगीचों में क्रम से इनके कितने आपके कंगारू, खरगोश और बत्तख खड़े हैं। ठीक, अब एक कोई बगीचा है, तो बगीचे के अंदर ये तीनों के तीनों चले गए, अब इनके जो पैरों के निशान है ना वो वहां पर छप गए, इनके फुटमार्क्स छप गए। अब वहां पर इनको आपको बताना है कि टोटल इनके ये कितने हैं वहां पर, ये तीनों के तीनों। ठीक, अब देखो आपने कंगारू अगर देखा होगा, ठीक,
तो कंगारू अगर देखा होगा तो सीबीएसई वालों को मेरे ख्याल से कंगारू के बारे में सही जानकारी नहीं है। जो कंगारू होता है ना, होते उसके 4 ही पैर है, बट उसके जो 2 पैर होते हैं ना, उनकी हेल्प से वो चलता है। जो उसके आगे के 2 पैर होते हैं ना, वो उसको यूज में नहीं लेता जाता है, नीचे वाले 2 पैर का ज्यादा यूज करता है, उसी से छलांग लगाता है। बट सीबीएसई वालों की पिछली बार बहुत करकरी हुई थी, तो इन्हें जरा थोड़ी माफी दे दो इन्हें, ठीक है। तो आपको 4 ही पैर यूज करने हैं। तो अगर 48 फुट प्रिंट दिखे और एक कंगारू के 4 पैर होते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो आप। 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 कंगारू थे। एक कंगारू के 4 फुट प्रिंट है, तो 12 कंगारू के कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। उसी तरीके से खरगोश के कितने होते हैं, खरगोश के भी आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 पैर होते हैं ना खरगोश के। तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 3 खरगोश थे आपके। 40 बत्तख थे, बत्तख के कितने पैर होते हैं, बत्तख के 2 पैर होते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो। अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो यहां पर तो सिंपल सा यही आंसर आपका आ जाएगा, 12, 30 और 20। अब यहां से एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है, इन तीनों को जोड़कर पूछ लेगा कि टोटल कितने आपके जानवर थे या पक्षी थे, कभी इनमें से कुछ घटा वटा के कुछ पूछ लेता है, ठीक। तो इस तरीके से आपके मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछने लग गया है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग दे दोगे, ठीक। और कंगारू वालों का देख लो, बड़ा यहां पर भी मतलब पेज फंस सकता था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बड़ा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ना सिर्फ सीटेट के एग्जाम में बल्कि आपके ज्यादातर टीचिंग एग्जाम में भी देखने को मिलता है। पहले आप लोग समझिए, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले 3 चीजों के बारे में। एक होता है आपका मीन, एक होता है आपका मोड, और एक होता है आपका मीडियन, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए कोई भी नंबर दिया होता है, मान लीजिए 8, 6, 5, 7, 6, 4, 7, 6, 6, 7, ये कोई भी नंबर दे दिया। अगर इसका मीन आपको निकालना है, तो मीन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, जितने भी ये नंबर है इनको आप लोग जोड़ दो, ठीक है, इनको ऊपर जोड़ दो, और जितने भी ये नंबर दिए हुए हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 9 नंबर से इसको डिवाइड कर दो, आपका ये मीन निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो सिंपल सा आपको ये वाला काम करना है मीन के अंदर। अगर निकालने को कहे, मोड निकालने को कहे, तो मोड निकालने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है, जो नंबर आपका जितनी बार भी देखने को मिल रहा है, ठीक, जो ज्यादा बार देखने को मिल रहा है, जैसे 6 1 2 3 बार, 6 4 बार देखने को मिला, तो मोड आपका 6 निकल कर आ जाएगा। अगर मीडियन निकालने को कहे, तो मीडियन आपका जो बीच का नंबर होता है, इन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में ले लो, बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो 1 2 3 4, 6 4 बार हो गया, 6 4 बार हो गया। उसके बाद 7 लिख लो, नहीं पहले तो 5 है ना यार, 5 भी तो है, तो 5 पहले लिख लिया। उसके बाद 7 लिख लो, 7 1 2 3, तो 7 लिख दिया। उसके बाद 8 लिख दिया, ठीक है। अब इनके बीच में देखो कि बीच में कौन सा नंबर है, जो बीच का नंबर होगा वही आपका मीडियन होगा, ठीक। तो 9 थे ना, 1 2 3 4, इधर के 4 हो गए, 1 2 3 4, इधर के 4 हो गए, बीच वाला नंबर आपका मीडियन हो गया। तो मीन, मोड, मीडियन से ज्यादातर क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपकी सीटेट में आता है वो आपका मीन से पूछा जाता है। जैसे वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, इसमें आपको मीन निकालने के लिए कहा है कि एक बच्चे द्वारा 5 सब्जेक्ट में प्राप्त अंकों का जो मीन यानी माध्य है वो 74 है। तो उसमें 3 सब्जेक्ट का जो अंक उसने प्राप्त करे, 70, 75 और 80 अंक प्राप्त करे, उस बच्चे द्वारा बाकी 2 सब्जेक्ट में प्राप्त अंकों का माध्य यानी मीन क्या है। तो चलो अपनी कॉपी पेन चलाओ। अब देखो टोटल उसने माध्य कितना है, 74 है, और 3 सब्जेक्ट के कितने दे दिए उसने, 70, 75 और 80। कितने का निकालना है, 2 सब्जेक्ट का निकालना है, बाकी 2 सब्जेक्ट का। 2 सब्जेक्ट को एक्स वाई मान लू, 2 सब्जेक्ट को मैंने मान लिया, एक को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया, ठीक। और मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर वालों को सभी को जोड़ दो, जितने भी नंबर होते हैं, और जितने नंबर हो उसी से डिवाइड कर दो। तो 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, और मीन निकालना है, मीन ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है, 74 दिया हुआ है। बस इनको जोड़ दो आपस में। जोड़ने के बाद क्या निकलेगा भाई आपका 5, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 225 प्लस एक्स प्लस वाई, उसके बाद नीचे 5, उसके बाद 74, ठीक है। उसके बाद 5 ये चला जाएगा इधर, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 225 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस, मल्टीप्लाई करो इसकी, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 370। तो अब कितना निकल कर आ जाएगा, x प्लस वाई की कितनी निकल कर आ जाएगी, 370 में से 225 गए, 10 में से 5 गए 5, 6 में से 2 गए आपके 4,
और 3 में से 2 हो गया आपका 145। तो 2 सब्जेक्ट के आपके नंबर निकल कर आए 145। अब इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है आपका मीन यानी कि माध्य निकालना है। तो इनको 2 से डिवाइड कर दो, आपका मीन निकल कर आ जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 5 10, 72.5 आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से देखिए, इस क्वेश्चन में करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ मीन निकालना था और आपका आंसर आ गया। कई बार आपके सीटेट के क्वेश्चन में आपका मीन वाला आपका आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकलेगा। चलो बढ़ते भाई आपके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन ये ले लो आप लोग, वेरी वेरी, आपने 2 बार लिखा होगा, एक बार आप लिख लो, एक बार और, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी सीटेट के आपके मैथ आई है अभी तक, और जितना जो आपका पिछली बार भी ऑनलाइन हुआ था, हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आपका या 2 क्वेश्चन आपके जरूर आपके पूछे गए थे एनसीएफ से। अब क्या होगा सर, एनसीएफ तो आपका सभी के अंदर पूछा जाता है। एक पॉइंट इसका धीमा करे, इसी का धीमा करे 1 पॉइंट। तो उसमें आपके एनसीएफ से आपके जरूर क्वेश्चन आया था, कंफर्म आया था, ठीक है। अब देखो एनसीएफ के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है भाई। एनसीएफ क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ा रहा है, बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं, बच्चे के 5 एनसीएफ के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत पढ़ा है, बच्चों को रिटर्न प्रणाली से मुक्त करा जाए। मैंने आपको एनसीएफ पूरा पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा यूट्यूब पर जाकर सर्च मार लेना। बट मैथ के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें हैं जो मैंने कुछ शुरुआत में चीज लिखी हुई है, इन बातों को जानिए, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पर लेकर चलूंगा। पहले इनके ऊपर नजर डालिए एक एक करके। देखो पहला ही जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाओगे तो ये पॉइंट आपको बहुत देखने को मिलता है कि जो एनसीएफ 2005 कहता है कि जो मैथमेटिक्स होता है, जो मैथ होता है, उसका जो नैरो एम होता है, संकीर्ण उद्देश्य होता है, वो क्या होता है। अब मैथ का जो नैरो उद्देश्य होता है, संकीर्ण उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि जो संख्याएं होती है, जो नंबर्स होते हैं, उससे संबंधित जो स्किल्स होती है, कौशल होता है ना, उसको विकसित करना, उसको डेवलप करना। उसका कतई ये मतलब नहीं है कि भाई नैरो उद्देश्य से पूछ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स नहीं पढ़ाना या मैथ्स से संबंधित कुछ भी चीज, कुछ भी एक्टिविटीज नहीं कराना। नहीं, संख्याओं से संबंधित जो स्किल्स होती है उनका विकास करना, या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को उसको एनकरेज करना, या उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स में निपुण बनाना, ये मैथमेटिक्स का आपका संकीर्ण उद्देश्य होता है, नैरो आपका एम होता है। बहुत क्वेश्चन आपके इस वाली लाइन से आपके मैथ में आपके पूछे गए थे सीटेट में। आप लोग समझ गए, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य यानी नैरो एम जो होता है वो होता है आपका संख्याओं यानी नंबर से संबंधित कौशलों को विकसित करना, और हायर समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का कौशल विकसित करना होता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट एनसीएफ कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है कि प्राइमरी स्कूल में चौपड़, अनुमान लगाना, एस्टिमेट लगाना और सममिति यानी सिमेट्री जो होता है। सिमेट्री मैंने आपको बताया क्या होता है कि जब एक चीज को 2 बराबर भागों में यानी सेम भागों में काटा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने लिख दिया m, तो इसको जब एक लाइन 2 बराबर भागों में काट देती है, मैंने लिख दिया ये दिल बना दिया, ठीक है, और इसको एक लाइन ने 2 बराबर भागों में काट दिया, तो क्या होती है, सिमेट्री होती है, सममिति होती है, ठीक है। तो इन सभी को एक्सेट्रा को जब गणित के करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का भाग बनाया जाता है तो ये होता है आपका जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा बहुत सारी चीज होती है लेकिन मैं मेन चीजें लेकर आया हूं, ठीक। उसके अलावा एनसीएफ 2005 रिकमेंड क्या करता है, रिकमेंड करता है कि प्राइमरी क्लास में मैथ्स के शिक्षण के लिए कैसी प्रकृति होनी चाहिए, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड प्रकृति होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर जब आपने ईवीएस पढ़ाया था तो आपने कहा था कि ईवीएस की प्रकृति भी एकीकृत होती है, अब आप कह रहे हो कि मैथ्स की प्रकृति भी एकीकृत होती है। बिल्कुल सही बात है। देखो छोटा बच्चा जो होता है ना वो सभी चीजों को एक करके देखता है। अब आप लोग ने देखा होगा कि जो 5th क्लास तक होता है उसमें बच्चों को सिर्फ ईवीएस पढ़ाई जाती है, ना तो साइंस पढ़ाई जाती, ना कुछ हिस्ट्री वगैरह पढ़ाई जाती। जो ईवीएस होती है उसी में साइंस होती है, उसी में पॉलिटी होती है, उसी में आपकी एनवायरमेंट होती है, क्योंकि बच्चा सभी चीजों को एक करके देखता है। उसी तरीके से मैथ की प्रकृति भी इंटीग्रेटेड होती है, एकीकृत होती है। इसी में बच्चा ईवीएस को भी पढ़ता है साथ में, ठीक है। अगर आप मैथ पढ़ा रहे हो इसी में आपको ईवीएस को भी एकीकृत करके पढ़ाओ, इसी में बच्चे की भाषा को भी पढ़ाओ, इसी में बच्चे की भी कला को एकीकृत करके पढ़ाओ। तो इसलिए कहा गया है कि मैथ की प्रकृति को भी इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। यानी मैथ की जो प्रकृति है ना, यानी जो मैथ है वो आपकी दूसरी क्लासरूम में भी आपकी देखी जानी चाहिए। मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट चल रहा है, कोई ईवीएस चल रहा है, तो वहां पर भी आपको मैथ जरूर देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपके सोलर प्लांट चल रहे हैं, ठीक है, ग्रहमंडल की बात चल रही है, तो कितने प्लांट होते हैं, ठीक है, कुछ भी चल रहा है तो वहां पर काउंटिंग जरूर देखने को मिलेगी। तो मैथ तो आपका हर जगह देखने को
को मिलेगा। ठीक, तो इसलिए इसकी प्रकृति एकीकृत बताई गई है। अगली बात को कहता है एनसीईआरटी 2005 कहता है कि गणित सभी के लिए है। देखो ये वाली लाइन के ऊपर अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मैथ किसके लिए है, मैथ सभी के लिए है। कई बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मैथ किसके लिए, मैथ सभी के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई जिसका आईक्यू लेवल कम हो, ज्यादा हो, किसी भी धर्म, जाति, रंग भेद से किसी से भी हो, ठीक है, तो मैथ आपको ध्यान रखना है, मैथ सभी के लिए। और दूसरी बात, मैथ हर कोई सीख सकता है। ये आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मैथ को कौन सीख सकता है, मैथ को हर कोई सीख सकता है। ठीक, और गणित शिक्षण को लिंग, जाति, ये जाति है, ठीक है, लिंग, जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए, यानी सभी को मैथ पढ़ाना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी मैथ किसके लिए, मैथ सभी के लिए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आई होप आप लोगों की समझ में आए होंगे जो मैंने कुछ बताए हैं। बाकी एनसीईआरटी 2005 तो मैं पूरा पढ़ा ही चुका हूं आप लोगों को, आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया होगा। अब एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब इसका आंसर आप लोग दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग स्कूल में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। अब देखो यहां पर पूछ लिया संकीर्ण उद्देश्य, यानी कि आपको पूछ लिया यहां पर नैरो एम पूछ लिया। अब देखिए अगर मैं आपको नैरो एम नहीं बताता ना तो आप जरूर अटकते यहां पर क्वेश्चन। ठीक, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी 2005 का डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा तो उसमें आपको नैरो एम वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो नैरो एम पढ़ाना बहुत जरूरी था, सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया, वरना एनसीईआरटी तो मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं। ठीक, अब देखो नैरो एम में मैंने आपको क्या बताया था, रेखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। अब आप कहोगे कि नहीं ये तो सर मतलब पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा संख्यात्मक कौशलों का विकास, जस्ट मैंने आपको बताया नैरो एम का मतलब ये होता है कि संख्याओं से संबंधित जितने भी कौशल होते हैं उनका विकास करना और समस्या समाधान कौशलों को विकसित करना। ठीक, ये आपका मैथमेटिक्स का नैरो एम होता है। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। और जितनी बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा नैरो एम से संबंधित, और जितनी बार भी ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है, जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, यही आपका पूछा गया है। ठीक है, इस बात को गार्ड बांध लेना। ठीक, एक और क्वेश्चन आ गया आपका एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ एक और है कि एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग प्राइमरी क्लास में गणित पाठ्यचर्या, जो मैथ्स का जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सुसंगत होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा महत्वाकांक्षी होनी चाहिए, बिल्कुल यही सही बात है। जब वो बच्चों के अकॉर्डिंग होगा, बच्चे उससे सीख रहे होंगे, तो महत्वाकांक्षी होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। महत्वपूर्ण मानक कलन विधि यानी एल्गोरिदम पर बल देने वाली पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसी विधि किसी भी विधि पर आधारित नहीं होनी चाहिए जो मैथ्स का करिकुलम है। तो आंसर आपका ए और बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया आपका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है, ये क्वेश्चन लिया हुआ है आपके चैप्टर मापन से, जो क्वेश्चन है आपका मेजरमेंट से। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका मेजरमेंट से। अब देखो मैं भी 3-4 दिन पहले सोच रहा था कि मेजरमेंट की एक वीडियो बनाकर डालूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने डाली थी मेजरमेंट की बनाकर, तो थोड़ी पुरानी हो गई वीडियो। अब नई तरीके से बनाकर सोच रहा था डालने की, तो लेकिन जल्दी इसके ऊपर मैं बनाकर डालूंगा। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आना है आपके एग्जाम में मेजरमेंट से संबंधित, कि किलोलीटर को मिलीलीटर में, मिलीलीटर को डेकालीटर में, इसको फलाना में, इसको इसमें। ठीक है, तो बदलने को जो कहता है ना आपके मैथ के अंदर, जल्दी इसके ऊपर वीडियो आने वाली है। ठीक, जब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अब देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दे दी, तो वो क्या काम करने लग गया, डेली नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। इतना तो हम ऐसे पी लेते हैं, ठीक है, बिना डॉक्टर के। एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है, यानी एक दिन में कितने, 14 गिलास पानी पी लेता है। यदि गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है, एक गिलास में कितनी क्षमता है, एक गिलास में आता है भाई आपका 300 मिलीलीटर आता है, तो वह एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है। तो वह एक सप्ताह की बात हो रही है, कितने लीटर पानी पीता है। अब देखो ध्यान से पढ़ना, गिलास में कितना पानी है, मिलीलीटर, और पूछ कितना रहा है, लीटर पूछ रहा है। अब या तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो या लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो। अगर आपको कन्वर्ट करना आता है तो बहुत आसान है, 1 नंबर आपका कहीं नहीं गया। अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता तो गया 1 नंबर हाथ से। अच्छा, ये चीज आपके बाद में भी काम आएगी सीटेट के एग्जाम के बाद। ठीक, तो मेरी इसके ऊपर जल्दी वीडियो आने वाली है नए तरीके से, ठीक, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आप लोग तैयार रहना। ठीक है, नई तरीके से, वो वाली ट्रिक जो आपकी भाग मिल्खा सिंह वाली भाग में बताता हूं, तब तक आप लोग देखिए। 1 लीटर में आपके होते हैं, 1 लीटर में होते हैं आपके
1000 मिलीलीटर। ठीक, तब तक आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि 1 लीटर में आपके होते 1000 मिलीलीटर होते हैं। एक दिन में वो कितने पीता है? 14 गिलास पानी पी जाता है। तो एक हफ्ता में कितने पिएगा? तो एक हफ्ता में पिएगा भाई वो 14 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 एकम 7, 2 9, 98 हो जाएगा। अब एक दिन में कितना पीता है वो? 98 गिलास पानी पीता है। और एक गिलास में कितने मिलीलीटर होते हैं? 300 मिलीलीटर। तो इसके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एक हफ्ते का टोटल आ जाएगा आपका। मल्टीप्लाई कर दो भाई, 0 0, 8 या 24 का 4, 7 चौक 28 का 2, 7 7 दोनों, ये कितना आ जाएगा आपका? 0 0, 8 24 का 4 का हासिल 2, 9 27, 8 24 का 4 2, 9 27, 2 29। ठीक, 29,400 मिलीलीटर आ गया। यानी जो कौन था? ये जो अमन था, ये जो अमन था 29,400 मिलीलीटर पानी पीता है आपका कितने दिन में? एक हफ्ता में इतना पानी पीता है। तो ये बताना है कितने लीटर पानी पीता है। अब इसको लीटर में चेंज कर दो। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से आप डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, 1 2 3, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से करेंगे तो आप पॉइंट आ जाएगा 29.4 आपका लीटर हो जाएगा। 29.4 आपका आंसर सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन में करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, लीटर को मिलीलीटर में, किलो को किलोलीटर में। ठीक है, बस और करने के लिए कुछ नहीं है। एक नंबर आपका कंफर्म है, मैं करा दूंगा इस वीडियो को, आप लोग टेंशन मत ले लेना। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि त्रिभुज के कोनों का अनुपात, यानी जो आपके ट्राइंगल होते हैं, तो ट्राइंगल के जो आपके एंगल है उनका रेशियो दिया हुआ है कि 4 5 6, आपका 4:5:6। तो उसके कोनों का आपका मान याद करना है। ठीक, मैंने आपको पूरा चैप्टर करा चुका हूं, जो बच्चे नए आए चैनल पे जाके देख लेना। ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग आपको पता है कितना होता है? आपका 180 डिग्री होता है। ठीक, तो अब इसके तीनों कोनों का मान आपको पूछा है, कितना आपको दिया होता है। पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको निकाल लेना। तीनों कोनों का मान 4x प्लस एक्स लेके मान लो 5x प्लस 6x इजिकल टू कितना होता है तीनों कोनों का? 180 डिग्री। 4 और 5 9, 9 6 15, तो ये हो जाएगा आपका 15x इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक, तो x इजिकल टू 15 से काट दो सीधा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो यहां पर x की वैल्यू 12 रख दो। ठीक है, 12 चौक 48, ठीक है, 12 पंजे 60 और 12 चिक 72। तो कितना आ गया? उसके कोनों का मान कितना आ गया? 48 60 72, 48 60 72। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपका ट्राइंगल से संबंधित आपको क्वेश्चन बता दिया। जो आपकी ज्योमेट्री होती है ना, तो ज्योमेट्री के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जरूर जाके देखना, यूट्यूब के ऊपर ही डाली हुई है। यूट्यूब के ऊपर आप लोग सर्च मारा करिए जो जो सब्जेक्ट आपको चाहिए, जो जो क्लास आपको चाहिए। अब देखो यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा सर इतना सिंपल क्वेश्चन आता है? यार इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को। देखो एक काम करना सीधा, जो मैंने आपको अपने वाले नोट्स दे रखे हैं ना, नोट्स के अंदर जितने भी प्रीवियसर के क्वेश्चन है, इतने प्रीवियसर के क्वेश्चन आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगे, ना किसी किताब में, ना कहीं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, इतना मुझे पता है। ठीक है, 2011 से लेके और जो आपका पिछली बार ऑनलाइन तक हुआ था, सारे लगभग आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। जब आप लोग उनको प्रैक्टिस करने बैठोगे, यार इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन सिर्फ सीधे सोल्व होते जा रहे हैं, और जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट देखने को मिलेंगे उसमें मैंने खुद के सोल्यूशन डाले हुए, उनको कर लो, उसके बाहर आपको कुछ मैथ देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, बड़ा आसान आता है आपका मैथ जो आता है। ठीक, अब देखो जैसे वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार आपके सीटेट में पूछा गया है। अब इसमें पूछा जाता है एप्रोप्रिएट आपका मान पूछा जाता है, जो आपका सन्निकट आपका मान पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको सिंपल सा एक काम करना है। देखो एक इसके अंदर कुछ ठीक नहीं लगेगी। अगर मान लीजिए कोई भी आपको नंबर दिया हो, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको सिंपल से याद रखना है, ये कोई भी आपका नंबर अगर 0.5 है या 0.50 है, अगर उससे सिर्फ एक ज्यादा भी हो गया तो अगले नंबर के नजदीक हो जाएगा। अगर उससे एक भी कोई ज्यादा है, अगर उससे कोई एक भी कम हो गया तो पहले वाले नंबर के नजदीक हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। तो आपको 0.5 या 0.50 को मिड में मानना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको हमेशा सेंटर में मानना है। जैसे इसमें पूछ लिया कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सा सन्निकट मान है। यहां पर दिया हुआ है 2.9, मैंने क्या बताया हुआ है 2.5 के बाद में
एक भी अगर आ गया तो अगले के नजदीक पहुंच जाएगा। तो ये तो बहुत ज्यादा आ गया, तो ये कितना पहुंच जाएगा 2.9, ये पहुंच जाएगा आपका 3 इंटू 7.49। तो 7.49 मैंने बताया, या तो 5 मान लो या 50 मान लो, एक ही बात है। तो 50 से एक पहले पहुंच गया, ठीक है, 50 से एक पहले पहुंच गया तो किसके नजदीक हो जाएगा, 7 के नजदीक हो जाएगा, तो 7 मान लो। उसके बाद 11.51, देखो एक आगे पहुंच गया, तो एक आगे पहुंचने का मतलब है तो 12 मान लो। आंसर निकल कर आ गया, और करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना ही इसके अंदर करना था। मेरे ख्याल से आज की वीडियो का सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में। पूरे 15 में से 15 नंबर आए न्यूमेरिकल में, आपको इतना भरोसा मैं आपको दिला सकता हूं, पूरे 15 में से 15 अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगा लिया तो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखे, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि मैथ्स केवल अंकगणित नहीं है, ठीक है, यानी अर्थमेटिक नहीं है जो मैथ्स है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है, वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं मैं ऑप्शन को। प्राथमिक स्तर पर केवल, अब देखिए स्टार्टिंग में मुझे दिख गया वर्ड केवल। केवल मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका नेगेटिव आपका वर्ड होता है। केवल ज्यामितीय आकृतियों के पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए, कि प्राथमिक स्तर पर केवल ज्योमेट्रिकल फिगर्स को पढ़ा दो, बाकी को मत पढ़ाओ। तो बाकी को अगर बेस स्ट्रोंग नहीं होगा तो आगे जाके दिक्कत दे जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। बीज गणित में अंकगणित अंतर्निहित नहीं है, ये भी गलत है भाई, इन्वॉल्व रहता है। अंक गणित की पाठ्य पुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए, नहीं, बच्चा सभी चीजों को एक करके देखता, अलग कहां से कर दोगे। गणित पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक स्थान संबंधी समझ, इस वर्ड के ऊपर नजर डालो भाई, दिक स्थान संबंधी समझ वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका, ठीक है। स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाओ इस चीज के ऊपर। एनसीएफ 2005 के अंदर भी इस पॉइंट के ऊपर विशेष जोर दिया गया है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ाई थी, बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ाया था, तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया था स्पेशल इंटेलिजेंस, कि जिसमें आदमी अपनी अमूर्त तथ्यों के आधार पर अपने माइंड में छवि बना लेता है। वो कैसे बना लेता है, जैसे आप किसी ठेकेदार के पास जाते हो, खाली फ्लैट उसको प्लॉट दिखा देते हो, तो ठेकेदार पता है क्या कहता है कि सर यहाँ पर सीढ़ी बनेगी, यहाँ पर कमरा बनेगा, ठीक है, यहाँ पर गाड़ियों के लिए जगह बना देंगे, यहाँ पर दूसरा फ्लोर बना देंगे। तो अपने माइंड में जो है ना अमूर्त तथ्यों के आधार पर चीजें बना देता है। तो क्या होती है, आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। तो मैथ्स के अंदर भी आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे कहूं 50 + 42 कितने होते हैं, तो आप पेन कॉपी लेकर बैठना शुरू करोगे, नहीं, माइंड के अंदर ही सॉल्यूशन दे दोगे। तो इसलिए इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना गया आपके मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो दिक् स्थान संबंधी समझ को ज्यादा ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। मेजरमेंट यानी मापन, आंकड़ों का प्रबंधन, इसको आवश्यक रूप से स्थान दिया जाना चाहिए। ये आपका मैथ्स के अंदर आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट तो इसके अंदर दे दिए। देखो भाई अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके अंदर सबसे बड़ा चेंज था ये वाला क्वेश्चन, सबसे बड़ा चेंज। मतलब मैथ्स के एग्जाम में पिछली बार जब सिलेबस चेंज हुआ तो बहुत से बच्चे डर गए, ठीक है। और डराने वाले कुछ ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से टीचर लोग ही रहते हैं जो गलत गाइडेंस देते हैं, ठीक है। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब ज्यादा इतना देखता नहीं किसी का। तो उसमें कह दिया गया कि रीजनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। मैंने बहुत बच्चों को समझाया, लेकिन बच्चों का दिमाग ऐसे ही रहता है, घूमता रहता है। उन्होंने कहा रीजनिंग आएगी। अब देखिए रीजनिंग ये आई थी, रीजनिंग ये आपके सामने रीजनिंग है, ठीक है। अब जो रीजनिंग देखने को मिली, एक तो आपका मैथ के अंदर ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला रीजनिंग का, एक आपकी जो ईवीएस आती है, ईवीएस में ऑलरेडी वो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रीजनिंग में वो क्वेश्चन पूछा जाता था आपका डायरेक्शन से, वो क्वेश्चन पूछा जाता था आपका डायरेक्शन से, कि जो एक्स है वो ईस्ट की ओर गया, फिर वो 4 किलोमीटर घूम के फिर वेस्ट की तरफ गया, फिर इधर गया, फिर उधर गया, बताओ वो एक्स के सापेक्ष में उसकी दूरी कितनी है और कितने किलोमीटर चला। तो वहां पर आपका पाइथागोरस थ्योरम निकल कर या दिशा आपकी निकल कर आ जाएगा। तो ईवीएस के अंदर जो डायरेक्शन वाला जो चलता आ रहा है वो सीटेट में पहले से ही चलता आ रहा है क्वेश्चन। बट जो आपका मैथ्स के अंदर ये रीजनिंग वाला जो सीरीज पूछा गया, ये फर्स्ट बार पूछा गया आपका, बट आपकी रीजनिंग नहीं पूछी गई थी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और जो मैं आपको चीजें बताता हूं ना, उन पर मतलब आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपका लाइफ में कभी भरोसा नहीं टूटेगा, ठीक है। तो मिसकंसेप्शन का शिकार बिल्कुल नहीं होना। ये है आपकी रीजनिंग, इसमें आपकी बुद्धि का मैं चेक करूंगा कि आपको कितना आता है। इसके अंदर ना तो कोई तिगड़मबाजी है, 10 सेकंड आपको देता हूं, इसके अंदर बताओ क्या सही होगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है करने की, काउंटिंग कर लेता हूं मैं तब तक आपको करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ही टाइम मिलेगा एग्जाम के अंदर। चलो करते हैं इसको सोल्व। देखो अब इसको सोल्व करोगे ना, देखो यहां पर देखो
2 प्लस 2 में 2 जोड़ दिए 4, 4 में 2 जोड़ दिए 6, 6 में 2 जोड़ दिए 8, 8 में 2 जोड़ दिए 10। ठीक, 3 में 3 जोड़ दिए 6, 6 में 3 जोड़ दिए 9, 9 में 3 जोड़ दिए 12 और 12 में 3 जोड़ दिए 15। आंसर क्या निकल कर आ गया? 15। ये है भाई आपकी रीजनिंग। इसमें लग गया आपका दिमाग। अब इसमें क्या बताऊं मैं आपको, कुछ भी नहीं बताना। जिसमें तेज बुद्धि होगी वो आंसर निकाल लेगा। ठीक है, मेरे अंदर तेज बुद्धि थी, मैंने निकाल दिया। आपका मुझे पता नहीं। ठीक, चलो 14 निकाल रहे हो, 14 का आ गया इसमें। 14 का तो तुक्की नहीं बनना यहाँ पर। ठीक है, इसलिए कहता हूं तेज बुद्धि वाले से पढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि समतल आकृतियों के क्षेत्रफल। ठीक है, यहां पर आपकी जो प्लेन आपकी फिगर्स होती है, जो समतल आकृतियां होती है, समतल आकृतियां आपकी किसकी होती है? जैसे मान लीजिए आपका स्क्वायर हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, आपका ट्रायंगल हो गया। ये जो आपकी समतल आकृतियां हो गया, इनके जो क्षेत्रफल होते हैं, जो आपके इनके एरिया होते हैं, इसको मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ध्यान से पढ़ना, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको गलत ऑप्शन बताना है। चलिए पढ़ते हैं। स्टूडेंट को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें। देखो दो चीज आ गई, पहले तो बच्चों को अवसर देने की बात आ गई, तो जितना बच्चों को अवसर देंगे उतना जल्दी खोजेंगे। और दूसरी बात, बच्चों को खोज करने की बात आ गई, तो ये तो आपका बहुत एप्रोप्रिएट आंसर हो गया, बहुत पॉजिटिव आंसर हो गया, जबकि हमको नेगेटिव देना है। अगला है क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ा देना चाहिए। अगर पहले ही सूत्रों को बता दिया तो बच्चा खोज किस चीज की करेगा? सीधा फॉर्मूला लगाएगा और आंसर पुटअप करके आंसर कर देगा। ठीक है, फिर खोज क्यों करता फिरेगा? अगर आपको पहले ही पास करा दिया तो पढ़ने क्यों आओगे आप लोग यहां पर? तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मैंने क्या बताया था? नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आंसर अभी तक यही सही है। मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, यहां पर आप एक तरीके से टीएलएम का यूज कर सकते हो। और क्षेत्रफल मापन के लिए नियमित आकृति वाले चौपड़ बिछाना लाभदायक हो सकता है, यहां पर भी टीएलएम का यूज कर सकते हो। तो आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा। ये तरीका आप यूज नहीं कर सकते, पहले ही आपको उन सारी चीज बता दी, बाद में कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखे, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु के 5 गुना हो जाएगी, तो मनीषा की वर्तमान आयु कितनी है? बताओ आपको आंसर। अब या तो आप में इसमें दो तरीके हैं करने के, या तो आप लोग कर सकते हो माना मनीषा की आयु x वर्ष है तो माना फलाना, ये इस तरीके से आप कर सकते हो। तो एक तो कर लो माना करके, और दूसरा तरीका है सीधे ऑप्शन से आप लोग कर लो इसको। ठीक है, मैं आज तक हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके के रहते थे, ऑप्शन से करता था। ठीक, तो ऑप्शन से करता हूं। देखो मुझे तो इसका आंसर पता है, तो क्लास ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं तो सीधे ऑप्शन से करूंगा। ठीक है, अपना टाइम बचाऊं। मान लीजिए मैंने ले दिया ऑप्शन नंबर 4 ले दिया। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक बताऊं, हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन या तो सेकंड रखता है, थर्ड रखता है। ठीक है, फोर्थ रखेगा, फर्स्ट कभी नहीं रखता। तो मैंने 4 ले दिया। मान लीजिए मनीषा की वर्तमान आयु 10 साल है। ठीक, मान लीजिए मनीषा की जो प्रेजेंट में आयु है, वर्तमान आयु 10 साल है। तो 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20 साल। तो 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की, तो 6 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? 4 साल। ठीक, 6 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? 4 साल। तो उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुना है। 6 वर्ष पूर्व आयु की कितनी है? 5 गुना। तो भाई 5 गुना ही तो है, 4 पंजी 20। ठीक है, तो 5 गुना ही तो है, तो इसका मतलब 10 वर्ष उसकी बिल्कुल सही है। आंसर निकल कर आ गया, बिल्कुल सटीक आंसर आपका। ठीक, तो मैं तो इसी तरीके से करता हूं, आई होप आप लोग इसी तरीके से कर लेना, आपका टाइम बच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फिर आ गया क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट बच्चों की दिक् स्थान संबंधी समझ, जस्ट मैंने आपको शुरुआत में मैंने बताया, और मैंने आपको क्वेश्चन की इंपोर्टेंस बताई है कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, और आपके मैथ में आपका बहुत पूछा जाता है। दिक् स्थान संबंधी जो आपकी संबंध है, स्पेशल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो आपकी होती है। ठीक है, इसके ऊपर आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो। ठीक है, स्पेशल अंडरस्टैंड के ऊपर, इसके संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है, या मैं कहूं आपको नेगेटिव ऑप्शन देना है, कम से कम उपयुक्त आपको वो बताना है। इसमें तो आपको स्पेशल इंटेलिजेंस में आप लोग समझ गए, या आप लोगों की जैसे मैंने आपको बता दिया अमूर्त तथ्यों के आधार पर अपने माइंड में कंसेप्ट बना लेते हैं, तो इसके अंदर तो ज्यादा क्रिएटिविटी देखने को मिलती है बच्चे के अंदर। तो इसमें पूछ लिया कम है ज्यादा, ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं पूछा, कम पूछ लिया। देखते हैं पहला ऑप्शन की प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक
संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ये कोई एक इक्वेशन दे दी जिसमें छोटा बड़ा बताना है कि बच्चे इस निष्कर्ष को नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भाई? बिल्कुल निकाल सकते। अगर पहले ही इस बात को कह दिया तो बच्चों में स्पेशल जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहां पर डेवलप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो आपने पहले ही ऑप्शन जो है नेगेटिव कह दिया, तो नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को पढ़िए। प्राथमिक स्कूल के बच्चे आकृतियों यानी जो फिगर्स होती है उनके कंसेप्ट को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में विस्तृत कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इस बात को एनसीएफ 2005 भी आपका कहता है। बच्चे अपने शुरुआती स्कूल वर्षों में माप के तर्क को समझ सकता है। बिल्कुल समझ सकता है। मैंने आपको बताया था बच्चे का कंसेप्ट बिल्कुल गलत हो चुका है कि बच्चा आप कोई कागज के समान है। अब तो बच्चा स्कूल में आके पहले से ही बहुत सारी चीजें सीख कर आता है। अब तो मोबाइल में इतनी चीज सीख लेता है बच्चा, स्कूल में आने से पहले बहुत चीजें उसको पता रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों का दिकिस्तानी संबंध पूर्व विद्यालय यानी प्री स्कूल आपका संबंधात्मक होता है। आपको ध्यान हो, आपको जब मैंने एनईपी 2020 पढ़ाया था तो आपकी फाउंडेशनल स्टेज होती है उसमें मैंने आपको बताया था अब आपके प्री स्कूल शुरू हो रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो अब आपके केवीएस के स्कूल में आपके कॉन्टेक्ट पर आपके प्री स्कूल में आपके टीचर भी रखे जा रहे हैं। कुछ समय के बाद अब आपको यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इतनी इंपोर्टेंस बढ़ गई है आपके इनकी प्री स्कूल की। ठीक, तो ये तो तीनों के तीनों आपके पॉजिटिव हो गए। तो पहले ही आपका नेगेटिव था तो नेगेटिव का भाई आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का यूज करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट लगाता है तो उसके घर और स्कूल के बीच का अंतर कितना है? ठीक है, बेसिकली यहां पर आपको वही चाल दूरी समय वाला निकालना है। देखो यहां पर उसको स्पीड दी हुई है। ठीक है, यहां पर स्पीड कितनी दी हुई है? यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये तो चाल दी हुई है यानी स्पीड दी हुई है। और उसको टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 13 मिनट। तो टाइम दिया हुआ है कितना? 13 मिनट। तो निकालना क्या है? उसके घर और स्कूल के बीच का अंतर यानी उसको दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। अब अगर आप लोगों को पता हो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, यानी कि आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपका फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है। तो स्पीड कितनी दी हुई है? 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए आप लोग, 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है बट आंसर आपके सारे मीटर में है। ठीक है, आंसर सारे किसके अंदर है? आपके मीटर के अंदर है। तो आपको किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको मैंने ईयूएस वाली क्लास के अंदर ये वाली चीज आपको बताई थी, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। किससे? आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में चेंज करना है, अगर मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, उल्टा कर देना। ठीक है, तो 6 की ये वाली आपकी हो गई। डिस्टेंस आपको निकालनी है। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 13 मिनट। तो 13 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो काटो भाई, काटम पीटी करो। देखो कितना आएगा? 6 × 18 और 3 दूनी 6 20 और उसके बाद इसकी आपस में मल्टीप्लाई करो। 13 दूनी 26 0 और डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा 260 की मल्टीप्लाई करो 5 से 0 6 5 30 की 0 3 और 5 दूनी 10 और 3 1300। ठीक, तो 1300 आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। 1300 मीटर आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। कुछ नहीं था, सीधा सा फॉर्मूला लगाया, चाल बराबर दूरी बटे समय, आंसर हमारा निकल कर आ गया। चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक बच्ची गेंद की गणना यानी जो बॉल है उसकी कैलकुलेशन एक गेंद पर अंगुली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए करती है। एक बच्ची के हाथ में कोई बॉल है, उस बॉल पर क्रम से उसकी कैलकुलेशन कर रही है। ठीक है, उसके हाथ में इस तरीके की बॉल होगी, कैलकुलेशन करती जा रही है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक, और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने बोलते हुए करा। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना कर दी। मान लीजिए उसके पास कुछ गेंद आई तो उनकी 2 बार गणना कर दी, जैसे छोटा बच्चा कर देता है, 2 बार कैलकुलेशन कर देता है, 2 3 4 4 4 5 6 इस तरीके से कर देता है।
इस बच्ची में पूर्ण संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है। मतलब ये जो इस तरीके से इसने कैलकुलेशन करी है, तो इसको कौन किस अवधारणा को और मजबूत करना है, तो इसको करना है एक से एक संगतता। ठीक है, इसको बोला जाता है 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। ठीक, जो ये बार बार इसने रिपीटेशन करा इस तरीके से, तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। सीरियसनेस नहीं कहा जाता, ना ही वो वर्गीकरण कहा जाता, ना ही आपका गणन संख्या। आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो आधे घुमाए जाने पर पहले के समान दिखती है। देखो, अगर पूरा घुमाएंगे तो पूरा कितना घुमाएंगे 360 डिग्री, और आधा घुमाएंगे तो आधा कितना घुमाएंगे 108 डिग्री। तो आधा घुमाने पर पहले के समान कौन सी दिखेगी, 3 अंकों की संख्या, वो आपको बतानी है। तीनों की तीनों ही आपकी 3 अंकों की संख्या है। तो देखो, अगर आप 808 को आधा घुमाओगे ना तो आपको एक जैसी दिखेगी। 101 को भी घुमा के देख लो तो भी एक जैसी दिखेगी। और कौन सी हो जाएगी, 818 को घुमा के देख लो, ये भी एक जैसी दिखेगी। और बताओ, 111 को भी घुमा के देख लो, ये भी 101 जैसी दिखेगी। ठीक है, तो आंसर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था करने के लिए। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं था। यहां पर आपके नंबर्स के टाइप्स दिए हुए। ठीक है, अब देखो नंबर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं आपके। एक होता है आपका कार्डिनल नंबर्स। जो आपके कार्डिनल नंबर्स होते हैं, ये आपके जो 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर जो आपके इन्फिनिटी तक, अनंत तक जितने नंबर होते हैं, जो आपके कार्डिनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में आप लोग सब जानते हैं। सीटेट के एग्जाम में आपके कितने नंबर आए 150 में से, सर हमारे 100 नंबर आए। ठीक, तो आपके कार्डिनल नंबर्स हो गए, जिनको आप लोग ये 1 2 3 करके लिखते हो, तो आपके कार्डिनल नंबर्स होते हैं। ऑर्डिनल नंबर होते हैं जो आपके ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, ऑर्डर में होते हैं, जिनको आप लोग ऐसे लिखते हो, फर्स्ट, ठीक, सेकंड, थर्ड, जिनको आप ऑर्डर में लिखते हो। क्लास में आपकी रैंक कौन सी आई, फर्स्ट। क्लास में कौन सी और रैंक आई, सेकंड आई। सीटेट में कौन सी आई, सेकंड आई। जिनको आप ऑर्डर में लिखते हो वो होते हैं आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं आपके। नॉमिनल नंबर, जो आपके एक विशेष तरीके के नंबर देखने को मिलते हैं, जैसे आपके गाड़ी के नंबर प्लेट पर या किसी होटल रूम के नंबर पर देखने को मिलता है। ठीक है, एस्थेटिक नंबर हो जाएगा इसमें आपका, कि जो संख्याओं का विशेष प्रकार और उपयोगिता नहीं है। तो आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में यानी मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक होती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वो आपको बताना है। जो मैथ्स की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, तो सबसे बढ़िया कौन सा उसके अंदर रहेगा। ठीक है, अब देखो, अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो भी कंसेप्ट होना चाहिए वो संदर्भ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चों के कंटेक्स्ट से अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हो वो उनके जीवन से रिलेटेड होना चाहिए, वास्तविक जीवन से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ना कि अभ्यास करने के लिए इसमें केवल बहुत से प्रश्न होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, इससे भी कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। अवधारणाओं का परिचय मानक कलन विधियों पर होना चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अवधारणाओं का संबंध के साथ परिचय होना चाहिए, वास्तविक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। आपकी जो है जेंडर बाइस नहीं होनी चाहिए इन किताबों के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके की विशेषताएं आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक के अंदर आपकी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए 2 कथनों को, अभिकथन को पढ़ना है और इसके अंदर आपको आंसर देने हैं, इनको पर नजर डालिए। ठीक, चलो भाई, हाँ बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हो, बिल्कुल सही। अब मैथ को यार डेली पढ़ो, खाली एक सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे। अगर खाली एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जाओगे तो कैसे बात बनेगी, एक सब्जेक्ट से क्या पास हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट पढ़िए। अगर खाली एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो मैं भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगा। सारे पढ़िए आप लोग। ठीक, क्वेश्चन आपको दिया है, अब इसके अंदर अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लगाना है। देखिए, पहले पढ़ते हैं आपके अभिकथन को। कथन और अभिकथन आर की तरह चिन्हित किया गया है। अभिकथन दिया हुआ है इसमें कि गणित जो है आपका, मैथ है, वो पाठ्यचर्या को सुसंगत होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो मैथ है वो करिकुलम को सुसंगत होना चाहिए। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया, जिस बात को आपका इंसेप्ट 2005 भी कहता है। कारण दिया हुआ है कि विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार मत दूसरों के साथ जुड़ता है और इस प्रकार वे नई समझ और कौशल को विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं।
एक गणितीय विचार मत दूसरों के साथ जुड़ता है। भाई कोई भी गणित के अंदर विचार है, आप लोगों ने कोई भी चीज सीखी, बच्चे ने मान लीजिए जोड़ घटा कुछ भी चीज होगी, वो दूसरे के साथ जुड़ सकता है, उस जोड़ घटा का 100 जगह पर बच्चा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को बच्चा कहीं ना कहीं चीज सीखता है। तो जो गणित है उसमें पाठ्यचर्या को सुसंगत होना चाहिए, जो बच्चों के जीवन से जुड़ी रहनी चाहिए, जिससे बच्चा इजीली चीजों को सीख पाए। तो दोनों ही अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। तो आंसर आपका ए और आर दोनों सही है, और आर से ही कारण है ए का। ठीक, तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, अगला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि, ठीक है, न्यून उपलब्धि की बात हो रही है, अंडर अचीवमेंट की बात हो रही है। मान लीजिए सीटेट के एग्जाम में आप लोगों का कम स्कोर आ गया, तो अंडर अचीवमेंट्स की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो अंडर अचीवमेंट्स के प्रति योगदान देने वाला कारण नहीं हो सकता। कैसा योगदान देने वाला कारण नहीं हो सकता? पहला है आपका सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। देखिए मान लीजिए अगर आपकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अगर अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस पर अच्छा असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। ठीक है, अगर अच्छी होगी तो नंबर बढ़िया लाओगे, नहीं होगी तो नहीं आएंगे आपके। ठीक, शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षक की धारणा, बच्चों टीचर को अपने स्टूडेंट के बारे में सभी जानकारी पता होनी चाहिए, पढ़ाई के बारे में भी और उसकी पर्सनल जानकारी भी, जितनी मतलब वो जितनी भी जानने में वो सक्षम हो सके। ठीक है, ये भी उसके बारे में पता होनी चाहिए। निर्देशीय भाषा के बारे में पता होनी चाहिए। लैंगिक भेदभाव का कुछ असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। भाई मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिए आप मैथ पढ़ रहे हो, अब आप लोग मान लो लड़के हो या लड़की हो, इसका आपके शिक्षण पर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। तो आपका जो अंडर अचीवमेंट्स को दिखाएगा, इस पर ये कोई कारक नहीं है, मतलब। ठीक है, तो आप कोई भी सीख सकता है, वो वाली बात, मैथ को कोई भी सीख सकता है, तो लड़का लड़की होने का कोई इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा लैंगिक भेदभाव का। तो आंसर इसमें आपका फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कंसेप्ट डीन्स ब्लॉक, अब जितने भी आपके डीन्स ब्लॉक थे और जो आपके अबेकस वगैरह ये सब चीज है वो मैं करा चुका हूं, नहीं देखे तो आप लोग जाके वीडियो देख लेना। तो कौन सा कंसेप्ट डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके नहीं पढ़ाई जा सकती? मैंने आपको ट्रिक बताई थी डीन्स ब्लॉक की, बोर्ड मास का रूल। ठीक, क्या बताई थी? बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास में बो को छोड़ देना, डी के अंदर डिवाइड करना सिखाते हैं, मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं, एडिशन करना सिखाते हैं, सब्सट्रैक्शन करना सिखाते हैं, और उसके अलावा प्लेस वैल्यू का मान बच्चों को सिखाया जाता है। उसके अलावा बच्चों को फ्रैक्शन का ज्ञान सिखाया जाता है। उसके अलावा बच्चों को स्थानीय मान की नॉलेज दी जाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को नॉलेज बच्चों को दी जाती है। एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, और उसकी ट्रिक थी बोर्ड मास का रूल, बस बो को छोड़ देना, काट देना। तो इन सभी चीजों की नॉलेज इसके थ्रू, डाइंस ब्लॉक के थ्रू आपको दी जाती है। ठीक है, आपकी प्रायिकता की नहीं दी जाती। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है किसकी नहीं दी जाती। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, यूनिसेफ समर्थित पहल बाला क्या है? अब पहले तो ये बताओ मुझे यूनिसेफ क्या है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म आप लोग बताइए कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है, और बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन कहां पर स्थित है, ये भी आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, अब ये जो बाला है ये है क्या? देखिए पहले तो इसकी सिंपल सी फुल फॉर्म जानिए। ये आपका क्वेश्चन आपके ईवीएस में भी आपका बहुत पूछा जाता है। बाला को कहा जाता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, आपको पता चल रहा है बिल्डिंग को एक लर्निंग एड के रूप में लिया जाता है। अब आप लोग देखोगे जैसे जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्या होता है, जो बिल्डिंग रहती है, बिल्डिंग पर देखोगे जैसे इस तरीके की ड्राइंग बनी हुई है, आम बना दिया, मैंगो, हॉकी बना दी, ठीक है, आलू बना दिया, ये आपका राष्ट्रीय ध्वज बना दिया, ठीक है, हाथी बना दिया। तो इस तरीके के ये ड्राइंग बनाई जाती है तो सरकारी जो स्कूल होते हैं उनकी बिल्डिंग पर। अब बच्चा जब इन चीजों को देखता है ना, तो इनसे बहुत चीजें सीखता है। क्यों? डेली स्कूल जाता है, डेली उसकी आंखों के सामने रहती है, तो इन चीजों को देख देख के, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से इन चीजों को बच्चा सीख जाता है। तो यहां पर बिल्डिंग को भी एक एड के रूप में यूज किया जा रहा है। तो एक यूनिसेफ द्वारा चलाया गया एक बड़ा बढ़िया प्रोग्राम था, और जब आप लोग टीचर बन जाओगे ना, तो आपको स्कूलों में अपने देखने को मिलेगी ये वाली चीज। ठीक, तो ये होता है आपका बाला, कि यहां पर जब बिल्डिंग को एक लर्निंग एड के रूप में लिया जाता है। ठीक है, वो आपका अक्षय कुमार वाला बाला नहीं है, यहां पर आपका ये वाला बाला है। ठीक, तो आंसर आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सामने आपकी स्क्रीन पर? क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शिक्षक के लिए क्लास में भिन्न का परिचय, यानी जो फ्रैक्शन होता है उसका परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है, सबसे बढ़िया है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि पानी से भरे हुए एक गिलास से 1/3 गिलास पानी पी लेने पर कितना पानी बचा है। अब 1/3 पानी तो पी जाएंगे और बचे हुए पानी से पूछेंगे अब कितना बचा है। इससे क्या बच्चा सही से बता पाएगा? नहीं बचा पाएगा। ठीक है, पता नहीं कितना ज्यादा ही पी जाए, 1/3 एक्यूरेट थोड़ी बता पाएगा।
आधे का कितना अर्थ है इसमें तो सिंपल बता देगा जितना अर्थ है, तो ये अच्छा तरीका नहीं है फ्रैक्शन बताने का, ठीक। उसके अलावा आप एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से किस प्रकार बांटोगे, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीका है। एक क्लास में सेब ले जाओ, इतना काम तो कर सकते हो, सरकार जब आपको 50-60 हजार की सैलरी देगी तो इतना काम आप लोग कर सकते हो। सेब को ले जाओ और सेब को 4 बराबर भागो हिस्सों में काट दो, ठीक है, इस तरीके से 4 बराबर हिस्सों में काट दो। तो यहां पर फ्रैक्शन का आपने कर दिया और उसको 4 बराबर दोस्तों में काट के दे दो कि भाई ये चारों को आपको एक एक पीस में दे दिया है, ठीक है। तो फ्रैक्शन इस माध्यम से सिखा सकते हो, वरना तो पुराना तरीका वही था, बोर्ड पर एक रोटी की फोटो दिखा दी कि बेटा देखो ये रोटी है, एक टुकड़ा तेरा, एक टुकड़ा तेरा, एक टुकड़ा तेरा, इसी तरीके से सिखाते थे ना फ्रैक्शन, ये वाला तरीका है, ठीक। तो आंसर अभी तक थर्ड सही है। यदि एक व्यक्ति को एक कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगते हैं फलाना फलाना, ये सही नहीं हो सकता, आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स देखिए आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको न्यूमेरिकल बताए, कुछ इंपोर्टेंट आपको पेडागोजिकल क्वेश्चन बताए। आज आपकी मैथ्स की क्लास नंबर 2 यहां पर खत्म हो गई, ठीक। इस तरीके से आपकी और आगे तक आपकी ये क्लास चलती रहेगी और आपके एग्जाम तक क्लास चली रहेगी। आई होप आपको मैथ पसंद आई होगी। मैंने कहा ना जो आपकी मैथ आती है, मैथ आपकी आसान आती है, जो आपकी मैथ आती है वो आपकी आसान आती है। मैथ के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ के अंदर सिंपल सा एक रूल होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए सही रहेगा। जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरीके से कर जाओ, उससे बाहर आपको चीजें देखने को नहीं मिलेगी आपके पेपर के अंदर, ठीक है। अब पूछे क्या क्वेश्चन आपका, उसके बाद में फिर आपके ऑप्शन को लूंगा, ठीक है जी। और पूछे क्या क्वेश्चन है आपका, 25 में से 20, वेरी गुड। और पूछे केवीएस का नोट्स कब तक आएगा। केवीएस के नोट्स में अभी क्वेश्चन आंसर डाले जा रहे हैं, अभी टाइम लग जाएगा। सर जी प्लीज टेल मी कैसे तैयारी करें, कोई ट्रिक बताइए, आप कितना घंटे पढ़ाई करें प्लीज। ट्रिक बताओ यार, सीटेट के एग्जाम में ट्रिक लगाओगे। डेली 8 बजे क्लास चलती है, इस क्लास को अटेंड करो, जो नोट्स आपको दे रखे हैं उनको अच्छे तरीके से कर जाओ, बस और कुछ नहीं करना आपको। ट्रिक व्रिक कोई यूज नहीं करनी सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। और पूछे क्या क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब पर कैसे मिलेगा। यूट्यूब पर नहीं मिलता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये नोट्स के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। ये गूगल पर जाकर sachinacademy.com वेबसाइट है, उसमें मिल जाएंगे। ये सारी चीजें एक साथ मिलती है, कुछ बच्चे कहते हैं अलग से मिलता है क्या, ये सारी चीजें जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है ना, ये सारी चीजें आपको एक साथ मिलती है नोट्स के अंदर, ये अलग नहीं रहती, ठीक। ये सब चीजें एक साथ मिलती है। और पूछे क्या क्वेश्चन है आपका जी। सर आज के बाद तेज बुद्धि वाले से पढ़ना है, यानी सचिन सर, वेरी गुड सुजीत सिंह भाई। और पूछिए, कल 8 बजे रहेगी क्लास भाई आपकी। एस्टेट की तैयारी करा दो, एस्टेट की मैंने कहा यूपी टेट की मैराथन क्लास देख लो मेरी, वो आपके पूरे काम आएगी एस्टेट के लिए, ठीक है जी। सीटेट कब है, सीटेट दिसंबर में है भाई आपका। और पूछिए सर, पोल डलवाइए ना लाइव चैट में, और अपने पेन का साइज थोड़ा बड़ा कर लीजिए ना। पेन का साइज बड़ा, चलो मैं करूंगा पेन का साइज बड़ा। और पूछे क्या क्वेश्चन है, सीटेट का नोट्स गूगल पे जाओ, ठीक है। एक मैंने वीडियो बनाई हुई है नोट्स के ऊपर, सीटेट के नोट्स के ऊपर, यार उस वाली वीडियो को देख लो आप लोग जाकर। सीटेट नोट्स के ऊपर कैसे मिलते हैं वेबसाइट के ऊपर, प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। मैं वीडियो में कह के भी थक जाता हूँ, हर वीडियो में इतने क्वेश्चन आप पूछते हो, उसको देख लिया करो। और जो इधर उधर से नोट्स जो कोई और स्टूडेंट देता है, मेरे नाम से देता है, वो सब फेक रहते हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना। बहुत लोग परेशान है, इधर उधर के ले लेते हैं, इधर उधर फिर परेशान रहते हैं क्यों मेरे नोट्स नहीं है। मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर मिलते हैं, उसके अलावा कहीं भी मिलेंगे आपको फेक मिलेंगे, ठीक है। और पूछिए क्या क्वेश्चन आपका, शादी किए क्या सर, नहीं सर अभी नहीं किए। और पूछिए, ये एकदम हलवा प्रश्न है सर, हाँ भाई, लेकिन आपके जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था ना, यही हलवा प्रश्न आए थे आपके सीटेट के एग्जाम में। अब क्या करें भाई, आपको आसान लग रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। और पूछिए क्या क्वेश्चन आपका, सर आप रिप्लाई नहीं करते, क्वेश्चन क्या है आपका, रिप्लाई नहीं करते। सीटेट का प्रीवियस ईयर कितना करना है, जितना आपसे हो जाए। ऑनलाइन एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे मैथ्स को, साइट पर ही, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट है, उनको सोल्व करो, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। वहां पर तो पेन मिलेगा, ठीक है, तो वहां पर सोल्व करते रहना, पेपर में पेन मिलेंगे आपको, तो वहां पर सोल्व करते रहना और टिक लगाते रहना। और पूछो सर, मेरा कमेंट कभी तो पढ़ लो सर, कमेंट तो करो आप तभी तो पढ़ूंगा। और पूछिए,
जी सर, आपके नोट्स खरीदे से काम हो जाएगा। हाँ भाई, और कुछ मत लेना, ना कोई बुक, ना प्रीवियस, ना एनसीईआरटी, और मत लेना कुछ भी, ठीक है। और पूछिए। चलिए, क्वेश्चन वो आपके खत्म ही नहीं हो रहे, ठीक है। सर सी टेट ऑफलाइन होगा क्या भाई? मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है अभी। ठीक है, अब पेपर तो आपका मतलब दिसंबर में होगा। अब बाकी जो भी कुछ हो, बाकी इनका डिपार्टमेंटल इशू चल रहा है, अभी देखो क्या हो क्या नहीं हो। चलो फ्रेंड्स, अब वीडियो को स्टॉप करता हूँ, कल मिलता हूँ 8 बजे दूसरी क्लास में। तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहना, ध्यान रखना। थैंक यू।